उत्तराखंड के चमोली में भारी बारिश से नदियां उफान पर हैं। कल नदी के बढ़ते जलस्तर की जद में एक 3 मंजिला इमारत आ गई, जो ताश के पत्तों की तरह नदी में समाती हुई दिखाई दी। लेकिन अभी भी खतरा टला नहीं है, क्योंकि ऐसे कई मकान और भी हैं जो गिरने की कगार पर हैं, जबकि नदी के किनारे मकानों और दुकानों को खाली कराया जा रहा है। मौसम विभाग ने अगले 72 घंटे वहां भारी बारिश होने की आशंका जाहिर की है। जो तस्वीरें आपके सामने, खतरे की आशंका अभी भी बनी हुई है, लेकिन इससे पहले की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं नदी में किस तरीके से एक 3 मंजिला मकान समाता चला गया, क्योंकि नदी उफान पर है, लगातार जलस्तर बढ़ रहा है और इसी की जद में ये 3 मंजिला इमारत आ गई थी, क्योंकि नदी के किनारे जो मकान और दुकान बसे हुए हैं उनको हालांकि खाली कराया जा रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी एक मकान ताश के पत्तों की तरह गिरता हुआ दिखाई दिया। चमोली ज़िले के घाट ब्लॉक में नंदाकिनी नदी अपने उफान पर है। लगातार बारिश के बाद ये नदी उफान पर है और सामने आप जो देख रहे हैं वो वही मकान थे, वहाँ पर मकान थे जो कल ढह गए थे, और ठीक उसके बगल में भी आप देख सकते हैं जो मकान है वो अब इस हालत में आ चुके हैं कि कभी भी वो गिर सकते हैं, ढह सकते हैं। तो कुल मिलाकर अभी खतरा टला नहीं है, क्योंकि मौसम विभाग ने आज भी भारी से बहुत भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है 13 तारीख के लिए, 14 तारीख के लिए और 15 और 16 तारीख के लिए। यानी 13 से 16 अगस्त तक बहुत भारी बारिश का अलर्ट है। और अब नंदाकिनी नदी अगर इससे ज़्यादा उफान पर आती है तो घाट के इस बाज़ार के लिए बड़ी मुश्किलें पैदा हो सकती हैं। आप देख सकते हैं ये जो पूरा बाज़ार है, इसकी दुकानें हैं, मकान हैं, वो इस नदी के किनारे पर है। और आपको बता दें कि कई जो मकान हैं वो उस समय खाली करवा लिए गए हैं। कई लोग खुद ही अपने रिश्तेदारों के यहाँ चले गए हैं, क्योंकि उन्हें मालूम है कि नंदाकिनी नदी अपने रौद्र रूप में है और अब अगर बारिश होती है तो उसके बाद और ज़्यादा नुकसान होने की संभावना है। कल यानी सोमवार को 6 जानें जा चुकी हैं। जो घाट ब्लॉक है उसके जो 2 गांव हैं वहां पर 6 जानें मलबा आने से पहले ही जा चुकी हैं। सैलाब आया, मलबा आया और उसके बाद 2 ज़िंदगियां चली गई हैं। लेकिन अब कोशिश ये है कि ज़िंदगी को फिर से पटरी पर किसी तरीके से लाया जाए, उसकी चुनौती यहाँ पर है। कोशिश यहाँ पर ये की जा रही है कि जो मलबे में बची हुई, दबी हुई जो ज़िंदगी की निशानियाँ हैं उनको किसी तरीके से बाहर निकाल लिया जाए। इस मलबे से वो ज़रूरी चीज़ें, छोटी छोटी ज़रूरत की चीज़ें जो हैं, जो बच गई हैं, उनको निकालने की कोशिश। ज़िंदगी तो नहीं बचा पाए, लेकिन कुछ निशानियाँ उन ज़िंदगियों की अगर इसमें हैं तो उनको निकालने की कोशिश की जा रही है। महिला का मंगलसूत्र यहाँ से निकला है। इसके अलावा बच्चों के कपड़े जो हैं आप देख सकते हैं यहाँ से अभी अभी निकले हैं। आधार कार्ड की फ़ोटोकॉपी आपको दिखाई देगी। साड़ी जो है वो यहाँ पर पड़ी हुई है, उसको निकाला गया है। कंबल है और तमाम ऐसी ज़रूरत की चीज़ें हैं जिन्हें अब धीरे धीरे करके दोबारा से निकाला जा रहा है। और ये मलबा जो है उसको हटाने की कोशिश की जा रही है। उसकी वजह यही है कि किसी तरीके से वो जो चीज़ें हैं, ज़िंदगी की निशानियाँ जो हैं, जो बाकी हैं अभी भी इस मलबे के नीचे, उनको किसी तरीके से वापस निकाला जाए और ज़िंदगी को जल्दी से पटरी पर लाया जाए। कैमरामैन राकेश रावत के साथ रॉबिन सिंह चौहान, न्यूज़ 18 घाट चमोली। जिस जगह पर हम खड़े हैं वहाँ पर एक घर हुआ करता था, एक पूरा परिवार हुआ करता था, लेकिन सोमवार के बाद बादल फटा, मलबा आया और उसके बाद सब कुछ तबाह हो गया है। आप देख सकते हैं इस मलबे के नीचे एक पूरा जो घर है वो दबा हुआ है। कुछ सामान घर का वो इस मलबे के नीचे हमें अभी दिखाई दे सकता है। ये शायद बेड है इस घर का। और जब सुबह 5:30 बजे ये कपड़े निकाल रहे हैं लोग, कपड़े हैं यहाँ पर, जो घर का जो सामान है। और इस मलबे के नीचे एक 9 महीने की बच्ची जो है वो दफन हो गई और एक उसकी माँ जो है वो इस मलबे की चपेट में आ गई। कोशिश की गई कि जल्दी से जल्दी, जो गांव वाले हैं उन्होंने कोशिश की कि जल्दी से जल्दी वो उनको निकालें बाहर। ये वो औज़ार भी यहाँ पर रखे हैं जिन औज़ारों से कोशिश की गई कि उनको जल्दी से जल्दी निकाल लिया जाए, लेकिन चूँकि बहुत ज़्यादा बारिश थी, मिट्टी गीली थी,
नामुमकिन सा हो गया। लेकिन जब गांव वालों ने 2 घंटे 3 घंटे मेहनत की, लेकिन जब उन दोनों को बाहर निकाला तो शायद उनका जीवन समाप्त हो गया। तो वो ज़िंदा नहीं थे, ना ही वो 9 महीने की बच्ची और ना ही उसकी माँ। ऐसा ही घर यहाँ पर ठीक बगल में था। अब्बल सिंह मेरे साथ हैं, जिन्होंने अपनी धर्मपत्नी और छोटी बेटी को खोया है। ये बताइए कि क्या हुआ था उस दिन और क्या लगता है कि अगर जल्दी आप लोग कर लेते तो शायद, या एसडीआरएफ की टीम जल्दी आ जाती? तभी तो वो एसडीआरएफ की टीम लेट में आए, जब हमने डेड बॉडी निकाल दी थी तब वो बाद में आए तो क्या करते वो बरसात का मौसम था ना, बरसात का मौसम था तो इसलिए वो आ नहीं पाए। आप लोगों ने जब ये घटना हुई सूचना दी किसी को, प्रशासन को या? हाँ, सूचना दी थी हमने तो, परंतु वो तो आगे थे, घाट के पुलिस वाले आगे थे, जल्दी आगे था और तो लेट में आए। लेकिन इक्विपमेंट शायद नहीं होंगे उनके पास। हाँ, तभी तो उस सामान नहीं थे उनके पास, तो आए तो उन्होंने भी देखा क्या करते थे वो। तब कब हुई ये घटना, कैसे हुई, क्या हुआ था उस दिन? कल सुबह 4:30 बजे घटना हुई थी तब। तो ये अब्बल सिंह हैं जिन्होंने ज़िंदगियां तो खोई हैं, अपनों को तो खोया ही है, लेकिन इनकी जो रोज़ी रोटी का जो बड़ा ज़रिया था, इनके जो मवेशी हैं वो इस मलबे में, यहाँ पर आपको दिखा दूँ, हालांकि कैमरे में हम वो डेड बॉडीज़ नहीं दिखा सकते, लेकिन वो मवेशियों की, गाय की, बैलों की बॉडीज़ अभी भी हमें दिखाई दे रही हैं, लेकिन कैमरे में शायद हम ना दिखा पाएँ उसको। वो बॉडीज़ हमें दिख रही हैं यहाँ पर। खेत बर्बाद हो गए हैं, जो जीवन जीने का जो बहुत बड़ा आधार था उनके लिए। 40 से 50 बकरे जो हैं वो इस मलबे के नीचे दबे हुए हैं। तो एक बड़ा नुकसान एक परिवार के लिए हुआ है। और इस पूरे इलाके में इससे पहले हम जो लाखी गांव में थे वहाँ भी कुछ लोगों की डेथ हुई थी। तो कुल मिलाकर जो सोमवार का दिन था, 6 मौतें इस पूरे इलाके में आसपास हुई हैं बादल फटने के बाद। इस मलबे के नीचे कई मवेशी अभी भी दबे पड़े हैं, उन्हें निकाला नहीं गया है। और करीबन बताया जा रहा है, जो गांव वाले बता रहे हैं, 40-50 जो हैं बकरियां इसके नीचे हैं, बैल हैं, गाय है। गाय तो हमें दिख भी रही है कि यहाँ पे गाय दफन है। और अब जो आसपास का जो जंगल है, वहाँ से जो जानवर हैं, सियाल जैसे हैं, वो आ रहे हैं उनको ज़मीन के अंदर से निकालने के लिए। अभी कुछ देर पहले एक सियाल यहाँ से गया है जो ज़मीन खोद के उनके शवों को बाहर निकाल रहा है। ज़रूरत इस बात की है कि ये एक बीमारी का कारण बन सकते हैं। इस मलबे के नीचे अगर ये ज़्यादा दिन तक रहे और इनको फिर बाहर निकाला गया, जो आसपास के जानवर हैं वो यहाँ पर आएंगे, तो ये एक बीमारी का कारण बन सकता है। गांव वाले कह रहे हैं कि अब वो खुद कोशिश करेंगे, क्योंकि प्रशासन की तरफ से तो नहीं निकाला गया है, सिर्फ डेड बॉडीज़ निकाली गई थी, जो एक छोटी बच्ची और एक महिला जो दफन हो गई थी मलबे के नीचे। तो इस तरह उत्तराखंड में मौसम की दोहरी मार पड़ रही है। लगातार बारिश के बाद बाढ़ से कई मकान ध्वस्त हो रहे हैं, तो वहीं लैंडस्लाइड भी अब लोगों के लिए बड़ी मुसीबत का सबब बन गया है। जगह जगह पहाड़ के कई हिस्से गिरने की वजह से रास्ते बंद हो चुके हैं। रुद्रप्रयाग में भी ऐसा ही देखा जा रहा है। केदारनाथ जाने वाला ये रास्ता पूरी तरह से बंद हो गया है। पहाड़ का हिस्सा टूट टूट कर लगातार रास्तों पर पहुंच रहा है। देश के कई और राज्यों में जहां लगातार बारिश के बाद बाढ़ ने लोगों की मुश्किलें बढ़ाई है, वहीं उत्तराखंड में लोगों पर ये दोहरी मार मौसम की पड़ रही है। आसमान से जहां आफत बरस रही है, वहीं लैंडस्लाइड भी एक बड़ी मुसीबत है। केदारनाथ के रास्ते पर पहाड़ का ये टुकड़ा लगातार टूट टूट कर रास्ते पर आ रहा है। और एक ऐसी तस्वीर आप ये देख रहे हैं। हालांकि गनीमत ये रही कि यहाँ इससे कुछ देर पहले भी पहाड़ का हिस्सा गिरा था और इसलिए रास्ता पहले से ही बंद था। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में बाढ़ की वजह से हाहाकार मचा है। तस्वीरें बिंदाल नदी की आप देख रहे हैं, जो भारी बारिश के बाद पूरे उफान पर है। यहाँ खतरा इसलिए ज्यादा है क्योंकि नदी जहां से होकर गुजर रही है वो एक रिहायशी इलाका है, और यही वजह कि बिंदाल नदी में आई इस बाढ़ ने सभी को डरा कर रख दिया है। लोग डरे हुए हैं। डर इस बात को लेकर है कि अगर इस बढ़ते जल स्तर ने रिहायशी इलाकों को अपनी चपेट में ले लिया, क्योंकि जो किनारे बसे मकान हैं, अगर वो इस तेज बहाव की जद में आते हैं, क्योंकि जिस रफ्तार से नदी बह रही है, जाहिर तौर पर आसपास जो मकान बने हैं उनकी नींव पर उसका असर पड़ेगा। नींव कमजोर हो सकती है, क्योंकि कई इलाकों से ऐसी तस्वीरें सामने आई हैं जहां किनारे पर बसे मकान देखते देखते ताश के पत्तों की तरह गिरते चले गए। और ऐसे में अब बिंदाल नदी में बढ़ते जलस्तर के चलते रिहायशी इलाकों में रहने वाले लोगों के लिए भी सवाल बना हुआ है कि अगर
जलस्तर और बढ़ता है, इन इलाकों को अपनी जद में लेता है, तो फिर वो आखिर कैसे सुरक्षित निकलेंगे? लेकिन उत्तराखंड के चमोली में लोगों की दिक्कत सबसे ज्यादा बढ़ती नजर आ रही है, क्योंकि यहां लगातार बारिश के बाद कमजोर मकान ढहते दिखाई दे रहे हैं, तो पहाड़ टूटकर रास्तों पर गिर रहे हैं। उत्तराखंड के चमोली की ये तस्वीर आप देख रहे हैं, जहां दोहरी मार चमोली और आसपास के इलाके में लोगों पर पड़ती नजर आ रही है, और इसकी वजह से चमोली में नेशनल हाईवे भी पूरी तरह से बंद हो चुका है, क्योंकि पहाड़ का एक बड़ा सा हिस्सा टूटकर लगातार गिरता नजर आ रहा है। हालांकि इससे कुछ दूरी पर ही एक जगह और लैंडस्लाइड हुई थी, इसलिए ये रास्ता पहले ही बंद था और कोई बड़ा जानोमाल का नुकसान रास्ते में नहीं हुआ। आप ये तस्वीर देख रहे हैं उत्तराखंड के चमोली की, जहां लगातार पहाड़ का हिस्सा टूट टूट कर रास्ते पर आता नजर आ रहा है। गनीमत यह है कि ये रास्ता पहले से ही बंद था और गाड़ियां इस पर नहीं थी, वरना कुछ और बड़ा नुकसान हो सकता था। चमोली में ही जहां लगातार बारिश लोगों के लिए आफत बनी हुई है, नदी नाले उफान पर हैं, वहीं बारिश के बाद लैंडस्लाइड की ये तस्वीरें भी दिल दहला देने वाली है। नेशनल हाईवे पर पहाड़ का गिरता हुआ ये हिस्सा। उत्तराखंड के मौसम को देखते हुए प्रशासन भी हरकत में आ गया और नदियों के आसपास बसे गांवों को खाली करने के लिए वहां के लोगों से अपील की गई। मौसम विभाग ने अगले 72 घंटे राज्य में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। नदी किनारे जो है लोग वहां रह रहे हैं, ये सभी लोग ध्यान दें। मौसम विभाग द्वारा जो है भारी बारिश की संभावना बताई गई है और जो है भारी बारिश की आने की संभावना है, इसलिए जो है आप लोग सभी जो है सुरक्षित स्थानों पर जाए। लेकिन देश के कई राज्य इस तरह से बाढ़ की चपेट में हैं और अब इन्हें प्रशासन से राहत की उम्मीद है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं महाराष्ट्र की, ओडिशा की, कर्नाटक, तमिलनाडु, उत्तराखंड, पंजाब की ये तस्वीरें हैं। गुजरात में भी कमोबेश ऐसे ही हालात। कोल्हापुर में जहां बाढ़ का पानी लगातार अभी भी लोगों के लिए मुसीबत का सबब बना हुआ है। बारिश तो कम है, लेकिन बारिश की वजह से ओडिशा के इस इलाके में लोगों के लिए बड़ी मुसीबत, जहां बालांगीर में पूरे मंदिर परिसर में तेजी से झरने का पानी आता चला गया। कर्नाटक में एनडीआरएफ की टीम का नाव पलटने की वजह से एक बड़ा हादसा हुआ, 5 लोग इसमें से बह गए, हालांकि रेस्क्यू कर इन्हें भी बचाया गया। कच्छ में लगातार बारिश के बाद पटरी के नीचे से गिट्टियां, पत्थर निकल चुके हैं और ट्रेन यातायात पूरी तरह से बंद है। अब इसके दुरुस्ती का काम रेलवे विभाग कर रहा है। उत्तराखंड में लगातार बारिश हो रही है, कुछ कमजोर मकान भरभरा कर नीचे गिरते नजर आ रहे हैं। लैंडस्लाइड की घटना भी लगातार चमोली और आसपास के इलाकों में मुसीबत बढ़ा रही है। पंजाब के लुधियाना में लगातार बारिश के बाद अब सड़कें तालाब में तब्दील हो गई है। शहरी इलाकों में ये दिक्कत है, ग्रामीण इलाकों में दिक्कत और ज्यादा। आइए उड़ीसा के बलांगीर की तस्वीर आपको दिखाते हैं। भारी बारिश की वजह से हरिशंकर मंदिर में दर्शन करने पहुंचे सैकड़ों श्रद्धालु उस वक्त फंस गए जब मंदिर के पीछे मौजूद झरने का जलस्तर बारिश की वजह से बढ़ गया था और इसकी वजह से झरने का पानी सीधे मंदिर परिसर में घुस गया। मंदिर में पानी ऐसे बह रहा था जैसे कि झरना वहीं पर हो। पूरा मंदिर परिसर पानी में डूबा नजर आया। हर तरफ पानी तेज बहाव में बहता दिखाई दिया और ऐसा लग रहा था कि उफान पर आई कोई नदी मंदिर में घुस आई हो। मंदिर के कुछ हिस्से को छोड़कर हर तरफ पानी तेज बहाव में बहता हुआ दिखाई दिया। इस दौरान मंदिर में सैकड़ों की संख्या में श्रद्धालु मौजूद थे जो पानी से बचते हुए खुद को सुरक्षित जगह पर महफूज रखने की कोशिश करते नजर आए। ये देखिए तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। दरअसल इस मंदिर के पीछे से एक झरना बहता है और झरने का जब जल स्तर बढ़ा तो किस रफ्तार से पानी मंदिर परिसर में दाखिल हुआ ये आप देख सकते हैं। ओडिशा के बलांगीर की तस्वीर जहां हरिशंकर मंदिर परिसर में दाखिल हुआ ये पानी। हालांकि मंदिर के कुछ हिस्से को छोड़ दें तो बाकी हिस्सों में पानी चारों तरफ से मंदिर परिसर को अपने कब्जे में लेता हुआ दिखाई दिया। और इस दौरान बड़ी संख्या में श्रद्धालु भी मौजूद थे जो खुद को बचाते हुए दिखाई दिए। श्रद्धालु भी समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर एकदम से इतनी रफ्तार से मंदिर परिसर में पानी कैसे दाखिल हुआ। रोजमर्रा की तरह श्रद्धालु दर्शन करने के लिए मंदिर में पहुंचे थे, लेकिन इस बात से बेखबर कि जैसे ही वो मंदिर पहुंचेंगे झरने का पानी इस रफ्तार से मंदिर परिसर को अपने कब्जे में ले लेगा कि उन्हें अपनी जान बचानी भी मुश्किल होगी। हालांकि सबके बीच ये सभी श्रद्धालु अपनी जान बचाते हुए दिखाई दिए। कर्नाटक के कोप्पल में भी लगातार बारिश और बाढ़ के बाद
एक रेस्क्यू टीम ही हादसे का शिकार हो गई जब ये नाव पलट गई और 5 लोग दूर तक बहते नजर आए। कर्नाटक के कोप्पल की ये तस्वीर है जहां रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए जा रहे लोगों की नाव तुंगभद्र नदी में पलट गई। तुंगभद्र नदी में लगातार तेज बहाव में ये बहते चले गए। हालांकि लाइफ जैकेट पहने होने की वजह से 4 लोग तो तैर करके किसी तरह किनारे आ गए, लेकिन 5वां शख्स दूर तक बहता दिखाई दिया। बाद में एयरफोर्स के चॉपर की मदद से रेस्क्यू कर इसे एयरलिफ्ट किया गया और बचाया गया। जो शख्स एक पेड़ के सहारे काफी देर तक खुद को बचाने की कोशिश करता रहा। कर्नाटक और आसपास में लगातार बारिश के बाद कई जिले बाढ़ की चपेट में। तुंगभद्र नदी उफान पर है। ऐसे में एक रेस्क्यू टीम की नाव पलटने की वजह से 5 लोग इस तेज बहाव में बहते चले गए। 4 लोग तो खुद तैर करके नदी के किनारे लगे, लेकिन 5वां शख्स दूर तक बहता चला जा रहा था। आखिरकार एक पेड़ की मदद से वो खुद को बचाने की कोशिश करता रहा और आखिरकार एयरफोर्स ने यहां मोर्चा संभाला। MI-17 हेलीकॉप्टर ने रेस्क्यू किया। इस 5वें शख्स को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। उधर कर्नाटक में बाढ़ का सितम थमने का नाम नहीं ले रहा है। राज्य में बाढ़ की वजह से अब तक 40 से ज्यादा लोग अपनी जान गंवा चुके हैं और सैलाब में बहे 14 लोगों का अभी तक कोई सुराग नहीं। सरकार की माने तो 17 जिले बाढ़ की चपेट में हैं, जिनमें बल्लारी जिला भी शामिल है। जिले में तुंगभद्रा नदी ने जमकर कहर बरपाया। विश्व धरोहर हम्पी में भी बाढ़ से हालात काफी बिगड़ गए। तुंगभद्रा बांध से लगभग 2 लाख क्यूसेक पानी छोड़े जाने के बाद जगह जगह तालाब बन गए, मंदिर डूब गए। अगर मौसम विभाग का ये अनुमान सही साबित हुआ तो कर्नाटक में हालात और बिगड़ जाएंगे, क्योंकि बाढ़ की मार में अब तक करीब 6 लाख लोग बेघर हो चुके हैं। तो बाढ़ की चपेट में 17 जिले, जिनमें बल्लारी जिला भी शामिल है। अब तक 40 लोगों की मौत की खबर है, लेकिन इस बाढ़ के बीच बहे 14 लोग अभी भी लापता बताए जा रहे हैं। उनका अभी तक कोई सुराग नहीं लग सका है। कर्नाटक में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया मौसम विभाग की तरफ से और अगर ये अनुमान सही साबित होता है तो हालात और बिगड़ सकते हैं। तुंगभद्रा नदी का कहर लगातार बरप रहा है। लोग खासे चिंतित हैं। वहीं पंजाब में भी लगातार बारिश के बाद कुछ जिलों में परेशानी बढ़ती नजर आ रही है और लुधियाना में भी अब लगातार बारिश के बाद सड़कें तालाब में तब्दील हो गई है। लुधियाना शहर की ये तस्वीर आप देख रहे हैं जहां पर सड़कें तालाब में तब्दील है। गाड़ियों के टायर आधे से ज़्यादा डूबे नजर आ रहे हैं। लगातार बारिश के बाद अब शहरी इलाकों में लोगों की मुश्किलें बढ़ रही है। पंजाब के लुधियाना की ये तस्वीर जहां लगातार बारिश के बाद अब यातायात पर भी असर पड़ रहा है, क्योंकि सड़कें पूरी तरह पानी में डूब चुकी हैं। देश के कई राज्यों को बाढ़ की मार झेलनी पड़ रही है, जबकि मौसम विभाग के आंकड़े बताते हैं कि देश में मानसून सामान्य ही, बल्कि कई राज्य तो ऐसे हैं जहां मानसून में औसत से काफी कम बारिश हुई। इनमें दिल्ली भी है, जहां अभी तक 43% कम बारिश हुई। उत्तर प्रदेश में औसत से 39% कम, बिहार में 43% कम, झारखंड में 47% कम और पश्चिम बंगाल में भी 47% कम बारिश हुई। जबकि देश के कई राज्य ऐसे हैं जहां औसत से ज्यादा बारिश अब तक हो चुकी है। इनमें महाराष्ट्र भी है, जहां औसत से 161% ज्यादा पानी बरस चुका है। तेलंगाना में औसत से 148% ज्यादा, कर्नाटक में 128%, गुजरात में 112% और गोवा में 110% ज्यादा पानी बरस चुका है। जबकि दक्षिण का सबसे आखिरी राज्य तमिलनाडु, जिसकी सीमाएं बाढ़ झेल रहे कर्नाटक से जुड़ती हैं, वहां औसत से 38% कम बारिश हुई। देश में मानसून के इस बदलते मिजाज के पीछे ग्लोबल वार्मिंग और पहाड़ों के साथ हो रही छेड़छाड़ को वजह माना जा रहा है। महाराष्ट्र के कोल्हापुर में बाढ़ से हुई बर्बादी के बीच कई ऐसी तस्वीरें भी सामने आ रही हैं जो दिल को झकझोर देती हैं। लगातार 8 दिन से रेस्क्यू ऑपरेशन में लगे सेना के जवानों की विदाई के वक्त बाढ़ में फंसे लोग भावुक हो गए। इतना ही नहीं, जिन महिलाओं को जवानों ने बचाया उन सभी ने जवानों के हाथों में राखी भी बांधी। इस दौरान उनकी आंखें नम थीं। 8 दिन की लगातार मेहनत के बाद कुछ जवान बीमार भी पड़ गए। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं महाराष्ट्र के कोल्हापुर की, क्योंकि ये वो इलाका है जहां सबसे ज्यादा तबाही देखने को मिली है। यहां हजारों लोग बाढ़ के बीच फंसे थे, लेकिन इस सब के बीच जवान पहुंचे, बचाव दल पहुंचे और उन्होंने उन सभी लोगों को सुरक्षित स्थानों तक पहुंचाया। और इसी के चलते महिलाएं उस वक्त भावुक हो गई जब बचाव का काम पूरा करने के बाद ये
जवान लौट रहे थे। इस दौरान यहाँ की महिलाओं ने उनको राखी बांधी। और ये तस्वीर भी आप देख रहे हैं, जब ये बचाव दल के लोगों को बचाने के लिए पहुंचते हैं, पानी में बहुत देर तक रहते हैं, अपनी जान को भी जोखिम में डालते हैं। इस सब के बीच वो खुद भी बीमार पड़ गए। पानी में घंटों खड़े रहने के चलते देखिए किस तरीके से बचाव दल के इन सदस्यों के पांव भी जख्मी हो जाते हैं, चोटिल हो जाते हैं। हर एक महिला, हर एक औरत, यहाँ पर जितनी भी हैं, ये सभी लोग आपको दिखाई पड़ेंगे। ये रेस्क्यू करके निकाले गए वो लोग हैं जो कोल्हापुर में आई हुई बाढ़ में, शिरोल में तालुका जो है उसमें फंसे हुए थे। टीका लगाया जा रहा है, राखी बांधी जा रही है। हर कोई उम्मीद से यहाँ पर आया हुआ कि कहीं न कहीं उनके परिवारों को बचाने वालों में ये वो लोग हैं जिन्होंने सबसे अहम भूमिका निभाई थी। ये केवल प्रेम ही है, एक विश्वास है, जताने का तरीका है, जिसमें बहनें, माएँ सब दिखाई पड़ेंगे। हर उम्र की लोग महिलाएं दिखाई पड़ेंगी जो इस ऑफिसर को राखी बांध रही हैं। आपसे जानना चाहूँगा, जब ये बुरे हालातों में आपने इनको निकाला और आज जब राखी बांधी जा रही है तो कैसा महसूस हो रहा है? अभी ऐसा महसूस हो रहा है, आप पूछो मत, ये मैं आपको मेरे शब्दों में बयान नहीं कर पाऊँगा। अभी ऐसा लग रहा है कि ये वर्दी मिला के मेरे को अपने आप को काफ़ी खुशनसीब फील हो रहा है और ऐसा लगता है कि मैं ही शायद सबसे बड़ा काम कर रहा हूँ। पर मेरे को इन्होंने भगवान का दर्जा दे चुका है, पर ये मैं हूँ नहीं, मैं अपना ड्यूटी कर रहा हूँ। खिलाना चाहते हैं हर कोई यहाँ पर चक्कर खिलाकर जो है अपना प्रेम प्रकट कर रहा है, अपने भाई की तरफ प्रेम प्रकट कर रहा है। इंडियन आर्मी कहीं कहा जाता है कि वो आर्मी नहीं, न केवल बॉर्डर पे बल्कि देश के अंदर बाढ़ के हालातों में, गंभीर हालातों में भी, सबसे बुरे हालातों में भी किसी भी स्थिति से निपटने का मादा रखती है। कोल्हापुर और सांगली में बाढ़ के इन हालातों के बीच जो देवदूत हैं वो हैं एनडीआरएफ के लोग। ख़ास तौर पे अगर देखें तो इन देवदूतों के ये वो पैर हैं जो बुरी तरह से लोगों को बचाने में पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हुए हैं। आलम यह है कि पैर के कई हिस्से जो है पानी में लगातार 24 घंटे रहने की वजह से जो है वो चोटिल हो चुके हैं। न केवल चोटिल हुए हैं बल्कि सीढ़न की जो है चोटों के अलावा जो सफ़ेद परत आई है वो आपको साफ तौर पे दिखाई पड़ेगा। ये देवदूत के पैर हैं, वो देवदूत जो हर किसी को बचाकर बाहर निकाल रहे हैं। और यहाँ पर इस वक्त उन्हें दवाएं इससे दी जा रही हैं। कि सर एक चीज़ जानना चाहूँगा कि ये जो इस तरह की सिचुएशंस हैं, एनडीआरएफ के लोग जो है 24 घंटे पानी में रहते हैं, सबसे ज़्यादा क्योंकि पैर सड़ने की जैसी स्थिति आ जाती है, उसके लिए किस तरह की ये चेकअप्स हो रहे हैं फिलहाल? आज जो एनडीआरएफ के जवान है वो हमेशा मुझे लगता है पानी में रहते हैं। तो कोई भी सिचुएशन हो तो अलग अलग सिचुएशन को उनका सामना करना पड़ता है। और अभी फ्लड सिचुएशन होने के कारण कंटिन्यूसली वो पानी में है। तो सबसे पहले तो उनको ये जो फंगल इन्फेक्शन है, क्योंकि कंटिन्यूसली पानी में रहने के कारण उनके कपड़े भी गीले रहते हैं, तो फंगल इन्फेक्शन का सबसे ज़्यादा चांसेस होता है। तो फंगल इन्फेक्शन को प्रिवेंट करने उंगलियों में, पैरों के उंगलियों में, जांघों में, ये सब जगह पर उनको जो इन्फेक्शन है, जो रेडनेस है वो सब आता है। जैसे आपने देखा उनके पैरों में आ चुका है, तो वहाँ पर उनको प्रिवेंट करने के लिए या ठीक करने के लिए हमने उनको अभी मेडिसिन दी है। लेकिन उसी के साथ में हमेशा पानी में अभी जो पानी है, अभी धीरे धीरे पानी उतरना शुरू हो चुका है, उसके अंदर अलग अलग जानवर भी मरे हुए हैं। और जैसे हम अलग बाकी भी लोगों को प्रिवेंशन के लिए कि अभी जो डिजीज़ है वो डिजीज़ फैलना शुरू हो जाएगा, तो इसलिए हम सभी डॉक्टर्स की टीम यहाँ पर आई है। इनको भी हम सतर्क कर रहे हैं कि जो डॉक्सीसाइक्लिन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट मेडिसिन है कि डॉक्सीसाइक्लिन जो है वो हमेशा यहाँ के जो आजू बाजू के जो लोग हैं और जो भी पानी में रहे हैं, जो भी पानी के कांटेक्ट में आने वाले, वो हमेशा सभी लोगों ने लेना चाहिए, जिससे आने वाले समय में कोई भी डिजीज़ जो है उनसे प्रिवेंशन हो सकता है। सर एक चीज़, क्योंकि पानी जो है उतर भले रहा है लेकिन महामारी भी सबसे पहले फैले, ऐसे में ये लोग सबसे पहले इफेक्टेड होंगे। सबसे पहले तो यही सबसे ज़्यादा उस पानी के कांटेक्ट में आते हैं,
है क्योंकि इनको रेस्क्यू ऑपरेशन करना पड़ता है। तो इसीलिए जो हम एंटीबायोटिक देते हैं या कोई भी प्रिवेंटिव मेडिसिन जो करते हैं वो लेना बहुत ज़रूरी है, जिससे ये जो महामारी की जो तकलीफ है वो कम से कम हो सके। ये देवदूत हैं, आपसे जानना चाहूँगा कि आप लोग तकरीबन कितने घंटे पानी में रहते हैं, और जब एक तरह से इस तरह की सीढ़न होती है पैर में, जगह जगह पे जैसे आपका पैर में लगे हुए थे, तकलीफ़ें थी, हालात क्या होते हैं जब आप बाहर निकलते हैं खास तौर पे? उसमें मतलब एकदम गीला हो जाता है और सफ़ेद हो जाता है पूरा, मतलब जैसे थोड़ा भी कोई मतलब जखन या पत्थर वगैरह लग जाता है उसमें तुरंत ही उसके ऊपर जखन घाव हो जाता है वहाँ पे, क्योंकि नाजुक हो जाता है उस पानी के अंदर में ज़्यादा देर रहने के बाद चलने फिरने में दिक्कतें होने लगती, दिक्कतें हो जाती हैं। हाँ, अभी इसमें भी क्या है, थोड़ी देर बाहर में रहने से क्या है, ऐसा थोड़ा जलन हो जाता है उसमें, जैसे पानी से निकलते हैं उसके थोड़ी देर के लिए वो जलन होती है उसकी। पैरों की हालत आपको देख के अंदाज़ा लग जाएगा कि लोगों की जान बचाने वाले देवदूत के पैरों की हालत क्या हो जाती है। कोल्हापुर और महाराष्ट्र में इस तरह जहां सेना और एनडीआरएफ की टीम लोगों को राहत पहुंचाने में जुटी हुई है, गुजरात के कच्छ इलाके में रेलवे अब मरम्मत के काम में जुटा हुआ है, क्योंकि लगातार बारिश के बाद कच्छ इलाके में शामख्याली के नजदीक लगातार बारिश के बाद, बाढ़ के बाद पटरियों को भारी नुकसान पहुंचा है। यातायात ट्रेनों का इस पर पूरी तरह से रोक दिया गया है। पटरियों के नीचे से गिट्टी पूरी तरह से निकल चुकी है। आसपास दोनों तरफ अब भी पानी भरा हुआ है, लेकिन रेलवे की ओर से मरम्मत का काम जारी है। उनका कहना है कि एक एक कर ट्रैक को दुरुस्त कर ट्रेनों का परिचालन फिर से शुरू करवाया जाएगा। खासतौर पर शामख्याली और आसपास लगातार बारिश के बाद पटरियों को भारी नुकसान पहुंचा। मध्य प्रदेश की बड़वानी का हाल बेहद खराब है। यहां पर नदी में बढ़े जलस्तर ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी है। नदी में उफान से इलाके का रास्ता बंद हो गया, जिसके बाद लोग अपनी जान जोखिम में डालकर रस्सी की मदद से नदी के ऊपर से गुजरते हुए दिखाई दिए। जरा भी चूक लोगों की जान के लिए बड़ी मुसीबत बन सकती है। तो जान जोखिम में डालकर नदी क्रॉस करते हुए दिखाई दे रहे हैं लोग। मध्य प्रदेश की बड़वानी की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। एक तो नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है और ऊपर से लोग रस्सी के सहारे नदी को पार करते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह कि अगर कोई हादसा हो जाता है तो फिर इसके लिए कौन जिम्मेदार होगा। लेकिन लोगों के सामने भी समस्या ये है कि इस पार से उस पार तक जाना है तो फिर आखिर वो जाएं तो जाएं कैसे। लिहाजा लोग रस्सी के सहारे जाने को मजबूर हैं। लेकिन सवाल प्रशासन पर भी है, प्रशासन आखिर इन लोगों को क्यों नहीं रोकता, या फिर कुछ ऐसे इंतजाम क्यों नहीं किए जाते ताकि लोगों को रस्सी का सहारा ना लेना पड़े, जान जोखिम में ना डालनी पड़े। मध्य प्रदेश में भी बारिश का सिलसिला बना हुआ है, नदी और नाले उफान पर हैं। इस सब के बीच ये तस्वीर। ये मौसम की मार सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं बल्कि देश दुनिया के बाहर भी कई जगह इस तरह की चीजें देखी जा रही है। और स्विट्जरलैंड में, चीन में और लग्जमबर्ग में कुछ ऐसी तस्वीरें सामने आ रही है। हिंदुस्तान के बाहर भी मौसम की मार से परेशान लग्जमबर्ग, स्विट्जरलैंड और चीन की ये तस्वीर। चीन में जहां चक्रवाती तूफान की वजह से बहुत कुछ तूफान में उड़ता नजर आया था, नदी नाले उफान पर थे, कई घर तबाह हो चुके थे। वहीं स्विट्जरलैंड में लैंडस्लाइड के बाद मलबे में सब कुछ बहता दिखाई दे रहा है। लग्जमबर्ग में भी बवंडर ने सब कुछ उखाड़ फेंका है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं किस तरह से प्राकृतिक आपदा आफत बनकर आई है। और लग्जमबर्ग में इस बवंडर के जाने के बाद मलबा हटाया जा रहा है, जहां सब कुछ तहस नहस दिखाई दे रहा है। स्विट्जरलैंड में भी ऐसा ही हुआ है। लैंडस्लाइड के बाद मलबा तेजी से नीचे आया, कई पुल और घरों को इसने अपनी चपेट में ले लिया। तो वहीं चीन में चक्रवाती तूफान ने कई लोगों को बेघर कर दिया। यूरोप के देश लग्जमबर्ग में एक ताकतवर बवंडर ने भारी तबाही मचाई। इस बवंडर की चपेट में आने से 19 से ज्यादा लोग जख्मी हो गए, जबकि बवंडर की रफ्तार इतनी ज्यादा थी कि उसकी चपेट में जो भी मकान आया वो तबाह होता चला गया। एक मकान की भारी भरकम छत उखड़कर सड़क पर गिर पड़ी। बवंडर की वजह से उड़ता सामान लोगों की गाड़ियों से टकरा गया, जिससे कई कारों के शीशे टूट गए। बवंडर की रफ्तार करीब 130 किलोमीटर प्रति घंटा थी। बवंडर के दौरान मकानों का मलबा, कपड़ा, कागज और दूसरा सामान आसमान में उड़ता दिखा। बवंडर की वजह से 300 से ज्यादा इमारतों को नुकसान पहुंचा। 80 से ज्यादा मकानों की हालत वहां रहने लायक नहीं रही। लग्जमबर्ग सरकार ने बवंडर की चपेट में आए लोगों को हर तरह की मदद का भरोसा दिया है।
Also es ist sehr toll, dass man sieht, dass jeder mithilft, ohne zu fragen. Es ist einfach selbstverständlich zu helfen. और स्विट्जरलैंड में भी कुछ ऐसी ही तस्वीरें सामने आ रही है। लगातार बारिश के बाद बाढ़ से सब कुछ बदला बदला सा दिखाई दे रहा है। ये तस्वीर आप देख रहे हैं स्विट्जरलैंड के चैमोसून गांव की। लगातार बारिश के बाद बाढ़ आई और जमीन खिसकने की वजह से आसपास के इलाकों में भारी नुकसान हुआ है। सैलाब में सब कुछ बहता नजर आ रहा है। कई मकान, कार, दुकान सब कुछ इसमें बहते दिखाई दिए। और ये तस्वीर आप देख रहे हैं जहां एक पुल को भी इस सैलाब ने हिला कर रख दिया। स्विट्जरलैंड की ये तस्वीर है चैमोसून इलाके में, जहां लगातार बारिश के बाद इस सैलाब ने सब कुछ अपने साथ बहा कर ले लिया। चीन के पूर्वी तट पर चक्रवाती तूफान लेकिमा के आने से शनिवार को 28 से ज्यादा मौत हो गई, जबकि 20 से ज्यादा लोग लापता बताए जा रहे हैं। न्यूज एजेंसी के मुताबिक तूफान के असर से तेज हवाएं और भारी बारिश हुई। इससे बिजली की आपूर्ति ठप हो गई, हजारों पेड़ उखड़ गए। करीब 10 लाख लोग अपने घरों के अंदर रहने को मजबूर हैं। चीन में लेकिमा इस साल आने वाला 9वां तूफान है। तो चीन में लेकिमा तूफान के चलते तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से तूफान से 28 लोगों की मौत हो गई, 20 से ज्यादा लोग लापता बताए जा रहे हैं। ये इस साल का आने वाला 9वां तूफान बताया जा रहा है जिसने भारी तबाही मचाई है। तो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं चीन के लेकिमा की तूफान की तस्वीरें आप देख रहे हैं। लेकिमा तूफान जो कि इस साल का 9वां तूफान बताया जा रहा है। जब ये तूफान आया तो भारी तबाही मचाई, हजारों पेड़ उखड़ गए, लोग इसके कहर से नहीं बच पाए और इस सब के बीच 28 लोगों की मौत की खबर है इस तूफान के कहर के बीच। तो वहीं 20 लोग अभी भी लापता बताए जा रहे हैं। तो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, 20 से ज्यादा लोग इस कहर के बीच, इस तबाही के बीच लापता हैं। पूर्वी तट जहां पर चक्रवाती तूफान आया और इस तूफान का नाम लेकिमा है, जिसके आने से अब तक 28 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई, 20 से ज्यादा लोग लापता हैं। न्यूज एजेंसी ये जानकारी दे रही है कि तूफान के असर से तेज हवाएं और भारी बारिश हुई और इस तेज हवा और भारी बारिश ने जमकर तबाही मचाई। बिजली की आपूर्ति ठप हो गई, हजारों पेड़ उखड़ गए और आलम यह रहा कि करीब 10 लाख लोग अपने घरों के अंदर कैद रहने को मजबूर हो गए। चीन में लेकिमा इस साल का आने वाला 9वां तूफान बताया जा रहा है, यानी इससे पहले भी तूफान जमकर तबाही मचा चुके हैं, लेकिन लेकिमा से 28 लोगों की मौत की खबर आ रही है, जबकि 20 से ज्यादा लोग लापता बताए जा रहे हैं। स्वतंत्रता दिवस पर आतंकी हमले के खुफिया अलर्ट के बाद दिल्ली में सुरक्षा के इंतजाम कड़े कर दिए गए हैं। आतंकियों की किसी भी साजिश को नाकाम करने के लिए पुलिस ने राजधानी के कई इलाकों में तलाशी अभियान चलाया और मेट्रो स्टेशन के पार्किंग समेत कई दुकानों और उनके आसपास के इलाकों में तलाशी अभियान चलाया गया। दिल्ली पुलिस के जवानों ने कई आधुनिक उपकरणों की मदद से सड़क के किनारे लगे कूड़ेदान और छोटी दुकानों के हर कोने को भी खंगाला। साथ ही आतंकियों पर लगाम लगाने की कोशिश में दिल्ली पुलिस ने शहर के कई इलाकों में पोस्टर्स भी लगाए, जिन पर अलग अलग आतंकी संगठनों से जुड़े कई आतंकियों की तस्वीर लगी हुई थी। पुलिस ने आम लोगों से इन आतंकियों के बारे में कोई भी जानकारी मिलने पर सूचना देने की अपील की है। दो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, सुरक्षा के सख्त इंतजामात, पोस्टर्स लगाए गए हैं उन आतंकियों के जिनकी तलाश है, जिन पर शक है कि वो आतंकी वारदातों को अंजाम दे सकते हैं। उनके बारे में कोई भी जानकारी होने पर लोगों से अपील की गई है कि फौरन वो पुलिस को सूचित करें। 15 अगस्त से ठीक 2 दिन पहले 13 अगस्त को आज लाल किले में ड्रेस रिहर्सल है और मैं यहां पर मौजूद हूं दिल्ली के INA के पास और यहां पर आप देख सकते हैं किस तरीके से बैरिकेटिंग की गई है। जितने भी गाड़ियां यहां पर आ रही हैं, जो बसेस यहां पर आ रहे हैं, आप देख सकते हैं किस तरीके से DTC बस को भी यहां पर रुकवा के जो दिल्ली पुलिस के जवान हैं वो लगातार यहां पर चेक कर रहे हैं। जो भी लोग हैं, जो भी अति संवेदनशील एरिया है दिल्ली का, उन सभी इलाकों में इस तरीके से यहाँ पर चेकिंग हो रही है। आप देखिए किस तरीके
तरीके से ऊपर नीचे चारों तरफ जो भी जिन गाड़ियों पर शक होता है उन गाड़ियों को रोक करके चेक किया जा रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं दिल्ली पुलिस के जवान यहाँ पर मुस्तैद हैं। जिस तरीके से सेंट्रल एजेंसीज ने इनपुट जारी करके कहा है कि लाल किले के 3 किलोमीटर के आसपास में आतंकवादी हमले को अंजाम दे सकते हैं, उसके बाद जो भी जितने भी बॉर्डर इलाके हैं, अति संवेदनशील का इलाका है, वहाँ पर इस तरीके से चेकिंग की जा रही है। आप तस्वीरों में यहाँ पर साफ साफ देख सकते हैं कि यहाँ पर INA मार्केट के पास INA का मार्केट है यहाँ पर और INA का मेट्रो स्टेशन भी है, तो यहाँ पर इस तरीके से चेकिंग की जा रही है। एक बार फिर एक DTC बस आई और उस बस में दोनों गेटों में आगे और पीछे दोनों तरफ से जो है दिल्ली पुलिस के जवान अंदर बस में गए हैं और जितने भी बैग्स हैं अंदर उन बैगों को चेक किया जा रहा है। आप देख सकते हैं इस वक्त तस्वीरों में। तो सेंट्रल एजेंसीज ने 15 अगस्त से पहले इनपुट जारी किया कि 15 अगस्त में जो पाकिस्तानी संगठन है वो दिल्ली में एक बड़ी वारदात को अंजाम दे सकते हैं। जिस तरीके से सेंट्रल एजेंसीज ने इनपुट जारी किया कि दिल्ली में आतंकवादी हमला हो सकता है और उसके बाद यहाँ पर जितने भी इलाके हैं अति संवेदनशील इलाका, उन सभी इलाकों में इस तरीके से चेकिंग की जा रही है। अमित कुमार सिंह, न्यूज़ 18 इंडिया, दिल्ली। दिल्ली के जितने भी अति संवेदनशील इलाके हैं वहां इस तरीके से चेकिंग की जा रही है, चाहे वो कोई बाइक सवार हो, कार सवार हो या कोई टैक्सी की गाड़ी हो या फिर सरकारी DTC बस हो या फिर प्राइवेट बस हो, वहां इस तरीके से चेक की जा रही है। दिल्ली पुलिस के जवान हर जगह पर बैरिकेडिंग लगाकर खड़े हैं और लगातार वो चेक कर रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से सेंट्रल एजेंसी ने इनपुट जारी करके कहा कि 15 अगस्त से पहले लाल किले के 3 किलोमीटर के आसपास जो पाकिस्तानी मूल के जो संगठन है, आतंकी संगठन, वो आतंकी हमले को अंजाम दे सकते हैं। और उसके बाद से दिल्ली में इस तरीके से तस्वीरें हैं, जितने भी बॉर्डर इलाके हैं आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर जो है वो बैरिकेडिंग करके और जितनी भी गाड़ियाँ गुजर रही हैं उन गाड़ियों पर पैनी नज़र है दिल्ली पुलिस के जवानों को। उन गाड़ियों को रोका जा रहा है और लगातार यहाँ पर चेक किया जा रहा है। कुछ इसी तरीके का आलम दिल्ली के हर एक इलाकों में है और ख़ास तौर से अगर हम बात करें तो जितने भी अति संवेदनशील इलाके हैं, जो मेट्रो हुए, मार्केट हुए, जो सरकारी दफ्तर हुए, उन सभी जगहों पर इस तरीके से चेकिंग की जा रही है और जो बॉर्डर इलाके हैं उसको सील कर दिया गया है। अमित कुमार सिंह, न्यूज़ 18 इंडिया, दिल्ली। मेरे साथ यहाँ कई लोग हैं, हम बात करते हैं। 15 अगस्त को जैसी व्यवस्थाएं होती हैं आज वैसी ही व्यवस्थाएं यहाँ पर की गई हैं। लाल किला के आसपास का सभी एरिया सील कर दिया गया है। आप यहाँ पर खड़े होकर देख रहे हैं तो प्रधानमंत्री का काफिला निकला यहाँ से, किस तरह से आपको महसूस हुआ, क्या लगा? काफ़ी अच्छा लगा और ऐसी सुरक्षा व्यवस्था होनी चाहिए दिल्ली के अंदर, तो काफ़ी अच्छा लगा। तो काफ़ी देर तक आप यहाँ पर अरेंजमेंट की वजह से रुके हुए थे, तो तकलीफ भी हुई? तकलीफ तो खैर होती है पर लेकिन अरेंजमेंट तो ज़रूरी है ना करना, तो उसकी वजह से सुरक्षा व्यवस्था ज़रूरी है, तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं हुई हमें। आपका क्या नाम हुआ? परविंदर। कहाँ जा रहे थे आप इधर? अभी अपने ऑफिस जा रहा हूँ। तो जिस तरीके से व्यवस्थाएं देख रहे हैं आप, प्रधानमंत्री का काफिला निकला यहाँ अच्छा है, साल में एक बार तो आता है, सभी अपने फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं। इसी तरह से ये आज़ादी का दिन है, इसको भी सेलिब्रेट करना चाहिए। और जितनी भी हमारी ये व्यवस्थाएं हैं प्रशासन को लेकर, इसके लिए हमें उदारवादी होना चाहिए। ऐसे नहीं कि हमें ये बोलना चाहिए कि यार ये क्यों हमें रोक रखा है, अरे इनकी वजह से तो हमारी सिक्योरिटी है सभी देश की, अगर इनके लिए हम नहीं रुकेंगे तो फिर और कौन रुकेगा? ये जनता की अगर ये सुनेंगे तो ये भी जनता की सुनेंगे। तो लोग खुश हैं जिस तरीके से यहाँ पर अरेंजमेंट है और जिस तरीके से लोगों को यहाँ पर रोक दिया गया कि हाँ वो अभी नहीं जा सकते क्योंकि जो प्रधानमंत्री का काफिला है वो निकलने वाला है। लेकिन लोग इससे नाराज़ नहीं है, लोग खुश हैं क्योंकि साल भर में, एक साल में, हर साल इस तरीके से 15 अगस्त आता है, वो इस पर्व को मनाते हैं। हमारी चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था है। लाल किला के आसपास जो चारों तरफ की सड़क है उस पर हमारी कड़ी नज़र है, जगह जगह पिकेट और बैरिकेड है। मैं ये गुजारिश करना चाहूँगा हमारे मेट्रो यात्रियों से कि वो आराम से, तसल्ली से जाएं, भगदड़, धक्का मुक्की या जल्दबाजी में ना रहें। ये उन्हीं की सुरक्षा के मद्देनज़र है।